नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लंपी बीमारी को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में ली बैठक। कहा, इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने की आवश्यकता। साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश। रुद्रप्रयाग में बड़ा सड़क हादसा। तरसाली के पास भूस्खलन की चपेट में आई एक कार। हादसे में 5 लोगों की मौत, सभी के शव निकाले गए। हरिद्वार पुलिस ने मनी ट्रांसफर कंपनी से हुई 14.5 लाख की लूट का किया खुलासा। कंपनी का कर्मचारी भी था वारदात में शामिल। मुजफ्फरनगर से लुटेरों को पकड़ा। 13,60,000 बैग बरामद। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ को मिली एक बड़ी कामयाबी। देहरादून में उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। और उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। इस मानसून में अब तक 636 करोड़ की क्षति का आकलन। 31 जनहानि। सरकारी तंत्र आपदा चुनौती से निपटने के कर रहा हर संभव प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने संपत्ति मानचित्रण सर्वेक्षण पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में 8 नगर निगम सहित 6 नगर पालिका के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजित कार्यशाला पर मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि संपत्ति मानचित्रण के क्षेत्र में प्रथम चरण में 4 प्रमुख शहर रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून लगभग पूरा होने वाले हैं। परियोजना के दूसरे चरण में 10 और शहरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। नगर निगम कोटद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, रुड़की, नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, मसूरी, चमोली, गोपेश्वर पौड़ी का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। सर्वे कर रहे हैं। आज 10 निकायों को हमने यहाँ बुलाया। आज वहाँ पे भी हम शुरू कर रहे हैं, यानी पहला चरण फिर दूसरा चरण में ये काम हो रहा है। तो जहाँ कभी आप देखें, जब रेवेन्यू कलेक्शन की बारी आती है तो अराजकता जैसे फैलती है, उसमें झगड़े की संभावना रहती है, आरोप प्रत्यारोप की संभावना रहती है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म होंगे। मैंने जैसे कहा कि विकास के लिए क्या उस निकाय में क्या क्या चीज़ अभी हैं और क्या क्या की आवश्यकता है, और उसके लिए जो पूरा एक जानकारी आ जाएगी तो उसमें भी हमें काम करने में आसानी होगी। और साथ में जो स्थानीय निकाय, संबंधित निकाय को भी जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन के बाद एक कार मलबे में दब गई, जिसकी वजह से कार में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि आज सड़क खोलते समय मलबे के अंदर एक गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिली और उसमें सवार 5 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। ये हादसा रुद्रप्रयाग जिले में तरसाली के पास केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। सड़क का 60 मीटर का हिस्सा भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं उत्तराखंड में आसमान से हो रही आफत की बारिश ने आमजन का जीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शासन प्रशासन कहर से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मॉनसून सीजन के दौरान ही बारिश से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। देहरादून में आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी तक आपदा प्रभावित क्षेत्र का जो आकलन कराया गया है उसमें करीब 637 करोड़ की क्षति सामने आई है। इसके साथ ही 31 जनहानि के मामले भी सामने आए हैं। सरकारी तंत्र जहां आपदा की चुनौती से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
केंद्रीय टीम 3 दिन पूरे हरिद्वार का भ्रमण किया उन्होंने। जो एग्रीकल्चर, कृषि और अन्य जो क्षति पहुंची है उसका पूरा उन्होंने भ्रमण करके सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। उनकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें सौंपी भी गई है। साथ में अपनी रिपोर्ट वो भारत सरकार को सौंपेंगे। उसमें भारत सरकार से जो भी फिर कार्रवाई होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। SDRF गाइडलाइंस में नहीं है, बट वी आर प्लानिंग टू इंक्लूड। अभी हम भारत सरकार से बात करेंगे। तो सेंट्रल टीम तो चलेगी। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमौला सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में लगातार बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। ऐसे में कई जगह पर जनहानि देखने को मिल रही है तो कई जगह पर करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में इस आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ माकूल इंतजाम किए गए हैं? निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो मानसून है, भारी बारिश चाहे आपदा है, उससे अभी तक जो आकलन लगाया गया है वो तकरीबन 650 करोड़ के नुकसान का अभी तक आकलन लगाया गया है। और साथ ही साथ जो अभी भी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और लगातार जो नुकसान है उसके बढ़ने की भी उम्मीद है। और साथ ही साथ राज्य में ऐसा पहली बार भी हो रहा है कि जब प्रदेश में आपदा की क्षति का प्रतिदिन जो है वो डाटा अपडेट किया जा रहा है। और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की जो है वो मानसून की समाप्ति पर ताकि तत्काल रिपोर्ट एक सीएम के समक्ष पेश कर दी जाए। साथ ही साथ अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों के अनुसार 52 लोग अभी मारे गए हैं इस आपदा में। उत्तराखंड बरसात आई है, अलग अलग हादसे में तकरीबन 37 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और 19 लोगों के लापता होने का अभी तक अनुमान है। और हर दिन डाटा जुटाए जा रहे हैं ताकि जब मानसून समाप्त हो तो तस्वीरें साफ हो सके कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं और कितने लोग लापता हैं। और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि SDRF, NDRF और इसको तैनात हर जगह पर कर दिया जाए। और साथ ही साथ 2 हेलीकॉप्टर आपदा के दौरान में स्टैंड बाई मोड पर रखे गए हैं, जिनकी जरूरत किसी भी वक्त, किसी भी समय, कहीं पर भी पड़ सकती है। सीएम धामी लगातार निर्देश भी देते आ रहे हैं। कल खुद उन्होंने कोटद्वार जाकर इस चीज को भी देखा था कि वहां पर आपदा का आकलन किया था, कितनी क्षति वहां पर हुई है। और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि किस तरीके से वहां पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो नुकसान इस बार उत्तराखंड को बहुत ज्यादा हुआ है। प्रतिदिन आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो आंकड़ों का प्रतिदिन का डेटा है वो तैयार रखा जा रहा है, क्योंकि आपदा से इस वक्त करोड़ों का नुकसान उत्तराखंड राज्य को हुआ है। जी आकांक्षा। जी हिमांशु, सरकार और प्रशासन जो है लगातार नुकसान पर नजर बनाए हुए है। वहीं SDRF और NDRF को भी लगातार तैनात किया हुआ है ताकि लोगों को बचाया जा सके, राहत कार्य शुरू किए जा सके। वहीं बात की जाए अगर इस वक्त के मौसम की, तो कैसा मौसम बना हुआ है इस वक्त उत्तराखंड राज्य में? जी निश्चित रूप से मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम उत्तराखंड में इस वक्त बिल्कुल बरसात ही का है, क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और लगातार मौसम विभाग चेतावनी देने का काम कर रहा है। आज की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो जिले हैं, नैनीताल है, वहां पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ जबकि जो अन्य जिले हैं वहां पर अन्य जिलों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में और तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के साथ कई दौर की बौछार वाली बारिश की भी आशंका जताई गई है। साथ ही साथ 6 जिलों में भारी बारिश होने से नदियां और बरसाती नालों में बाढ़ का जो है वो जलस्तर बढ़ सकता है। मौसम विभाग की अगर मानी जाए तो अगले 3 दिन में मौसम के लिहाज से भारी पड़ने की आशंका है। जी आकांक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें उत्तराखंड में लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है। इसके साथ ही लगातार मौसम विभाग लोगों को चेता रहा है, इसके साथ ही बचाव कार्य भी जारी है। वहीं पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीजन के दौरान ही बारिश से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है और अब तक राज्य को तकरीबन 650 करोड़ की क्षति हो चुकी है। वहीं 31 जनहानि के केसेस भी सामने आए हैं। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा अभियान और कानून व्यवस्था के संबंध में परिक्षेत्र और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकर विभिन्न मामलों में निर्देश दिए। इस दौरान डेंगू को लेकर साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में प्रदेश में पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि लंपी बीमारी से लड़ने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि पूरे प्रदेश को सैचुरेट करने के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को गौ सदन भेजने के लिए आदेश दिए। चंपावत के नवनियुक्त डीएम नवनीत पांडे ने कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व उन्होंने चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करते हुए विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को सुरक्षा के दृष्टिगत सावधानी पूर्वक काम करने के निर्देश दिए हैं। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चंपावत को मुख्यमंत्री की 2025 तक नशा मुक्ति उत्तराखंड और चंपावत को मॉडल जिला बनाने की जो परिकल्पना की जा रही है उसको साकार करने का काम प्राथमिकता से रहेगा। करीब किलोमीटर 100 से लेके 106 के बीच में मुझे लगा कि करीब 4-5 स्थल ऐसे हैं जहां पे लगातार मलबा आ रहा है। एनएच की तरफ से वहां पे इसमें मशीन वगैरह लगी हुई हैं। 2 दिन से बरसात भी थोड़ा सा कम है तो इसलिए वहां भी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसमें अब मुझे लगता है कि जिस तरह से हाई अलर्ट का है तो उसे सतत निगरानी रखने की बहुत आवश्यकता है। तो जो हमारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग हैं, एनएच के लोग हैं, उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो हर समय वहां पे अपनी मशीन वगैरह मेंटेन करें। और थोड़ा मुझे लोगों से अपील भी करनी है कि जो लोग रात को ट्रैवल कर रहे हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि मलबा लगातार आ रहा है तो कैजुअलिटी ना हो, इसलिए जितना हो सके रात का ट्रैवल करें। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर स्थित सशस्त्र सीमा बल की चौकियों का निरीक्षण करने के बाद शुक्रवार को बल के आईजी अमित कुमार ने एसएसबी 55वीं वाहिनी मुख्यालय एंचौली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा स्थानीय लोग मोटा अनाज की खेती करें तो एसएसबी 30% मोटे अनाज की खरीदारी करेगी। आईजी अमित कुमार ने कहा कि उन्होंने सीमा क्षेत्र में तैनात एसएसबी के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके अलावा नेपाल पुलिस, एपीएफ के अधिकारियों से वार्ता कर बेहतर समन्वय के साथ सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। जैसा मैंने आप लोगों से बातचीत की कि हम लोग तो गांव में जो है ये लोगों को जो है संदेश पहुंचा ही रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है मोटे अनाज का, जो मिलेट्स का है, और यूएन के लेवल पे भी जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है वर्ष घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो उसके तहत जो इसके फायदे हैं उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग भी अपने जो डेली हमारा इंटेक है अनाज का, उसमें 30% इंटेक जो है मैंडेटरी जो है वो मिलेट्स का कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों में लगातार जोरदार मानसूनी बरसात हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। जोशीमठ विकासखंड गणाई गांव के करीब 30 परिवार अब पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। गांव के ठीक नीचे से आए दिन जबरदस्त भूस्खलन देखने को मिल रहा है। भूस्खलन की चपेट में एक गाय की गौशाला और एक परिवार का आशियाना भी आ चुका है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ठीक नीचे से आए दिन जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है और यहां तक कि गांव तक जाने वाला मुख्य रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। अब स्थानीय ग्रामीण इस वक्त शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आए दिन बरसात के कारण कुदशा हो रहा है यहाँ पे, और इतनी जबरदस्त बारिश के कारण हमारे 45 परिवारों का गांव है, जिनमें 30 परिवार बिल्कुल खतरे की जद में आ गए। वो बेघर हो गए, रात को नींद चैन हराम हो गए। 5 तारीख को भारी बारिश के कारण मेरी गौशाला टूटी है, जिसके अंदर एक गाय भी मरी है। लेकिन मैं जोशीमठ गया था, वहाँ एप्लीकेशन डाली थी मैंने, लेकिन अभी तक कोई शासन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है, ना कि कोई एक्शन लिया है उसमें। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पगनो गांव इस वक्त भारी भूस्खलन के चलते खतरे की जद में है। गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन का सारा मलबा आए दिन ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते पगनो गांव में काफी नुकसान भी हो चुका है। जोशीमठ की उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी पगनो गांव पहुंची, जहां पर सबसे पहले नुकसान वाली जगह का उन्होंने जायजा लिया और इसके बाद सीधे ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए पहुंची, जहां पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जिसके बाद जोशी ने सभी ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही पगनो गांव की समस्या पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, गांव में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जोशीमठ के गणाई गांव और पगनो गांव में लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा है। इस भूस्खलन की वजह से कई घर इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस वक्त वहां के लोगों पर इस भूस्खलन का क्या कुछ असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोशीमठ विकास खंड का सबसे दूरस्थ गांव जाना जाता है गणाई गांव। जिस गणाई गांव में करीबन इस वक्त 30 परिवार पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुके हैं।
और आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों में आजकल जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह सड़कें भी बाधित हो रही है। हालांकि गणाई गांव की अगर मैं बात करना चाहूँ तो गणाई गांव इस वक्त सबसे खतरे की जद में आ चुका है। गांव के ठीक नीचे से जबरदस्त भूस्खलन हो चुका है, जिस कारण पूरा गणाई गांव के स्थानीय जो ग्रामीण है, जो पीड़ित परिवार है, वो उन लोगों में इस वक्त काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले को लेकर के शासन को अवगत करा दिया है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई हो पा रही है। जी नवीन, वहीं पगनो गांव में उप जिला अधिकारी कुमकुम जोशी ने भी दौरा किया और वहीं गांव वालों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही गांव की समस्या पर कार्रवाई की जाएगी। तो कब तक इन दोनों ही गांवों में प्रशासन की ओर से जो है तैयारियां मुहैया कराई जाएंगी सुरक्षा हेतु? जी बिल्कुल, पगनो गांव की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो पगनो गांव भी जोशीमठ का काफी सुदूरवर्ती गांव माना जाता है। पगनो गांव की बात करें तो पगनो गांव के इस वक्त दर्जनों परिवार पूरी तरह से खतरे की जद में है। वहां भी लगातार भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन के चलते वहां पर कई नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में जायजा के लिए जोशीमठ की उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी पहुंची, वहां पर जायजा लिया, लोग ग्रामीणों से मिली और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि जोशीमठ के गणाई गांव और पगनो गांव में लगातार भारी भूस्खलन देखने को मिल रहा है। कई परिवार जो हैं इस भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। गाय की गौशाला से लेकर एक परिवार का आशियाना जो है वो इस भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। वहीं इस दौरान जोशीमठ के पगनो गांव में जोशीमठ के उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने दौरा किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही उनकी समस्या पर कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देहरादून में उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें बरामद की गई स्मैक की कीमत 55 लाख आंकी गई है। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो हमारी एएनटीएफ की टीम है वो जो नशे के बड़े सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई है। और उसी क्रम में हमारे को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि एएनटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से एक बड़े ड्रग तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 537 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। ये नियर अभी पास्ट में हमारी सबसे बड़ी ड्रग्स की रिकवरी है। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 2 के पास झपट्टा मारकर गोयल मनी ट्रांसफर एंड कंपनी के कर्मचारियों से 14,50,000 रुपयों से भरा बैग लूटने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस टीम ने बैग लूटने वाले 3 संदिग्धों सहित कुल 4 अभियुक्तों को दबोचते हुए बैग सहित लूटी रकम बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी संजय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि उस घटनाक्रम में एजेंसी कर्मचारी राहुल त्यागी की भूमिका संदिग्ध प्रकट होने पर पुलिस टीम ने अलग अलग एंगल से सख्ती से पूछताछ की और राहुल त्यागी को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए पूरे थाना का कहा जाए, रानीपुर थाना, ज्वालापुर हो, हमारी एसओजी की टीम हो, तो करीब 20 लोग तो शुरू में ही हमारी अलग अलग टीमें सीसीटीवी फुटेज देखते हुए निकल गई थी। लेकिन जैसे ही रात्रि में पता चला कि वो लोग गुरुग्राम में नहीं मिले और यहाँ से मुजफ्फरनगर जा सकते हैं, तो फिर एक सुबह एडवांस टीम यहाँ से तो तुरंत रवाना की गई। तो देखा जाए 40 से 50 लोग हमारे कर्मचारी लगातार कल से जो लगे थे, जो अभी लेकर अभियुक्त को आए हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक। आपको बता दें किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निकाय चुनाव और कोऑपरेटिव चुनाव से भागने का आरोप लगाया। तिलकराज बेहड़ ने कहा कि राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोऑपरेटिव और निकाय चुनाव को टालना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि इसमें उसकी हार की वजह से लोकसभा चुनाव प्रभावित होगा और यही वजह है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव और कोऑपरेटिव चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। ये पार्टी हमारी बिल्कुल तैयार है, हमारा कार्यकर्ता तैयार है, संगठन तैयार है। अब सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले डर लग रहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव से अगर पहले करा देंगे तो पार्टी के अंदर गुटबाजी होगी, उसका नुकसान होगा। तो डर रही है लोकसभा चुनाव से, क्योंकि बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे घट रहा है।
हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद हुए नुकसान को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर आपदा राहत कार्य में जुटा हुआ है। हल्द्वानी के रक्सिया और कलसिया नाले से हुए नुकसान के बाद जिला प्रशासन ने वहां सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। जिले में अभी तक 202 परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी वंदना सिंह के मुताबिक प्रशासन द्वारा कालाडूंगी, नैनीताल, हल्द्वानी और लालकुआ के आपदा प्रभावित परिवारों का सर्वे कराकर अभी तक 202 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील हल्द्वानी में 68 फैमिलीज, तहसील नैनीताल में 29 फैमिलीज का जो ये है, और तहसील कालाडूंगी में 20 परिवार, तहसील लालकुआं में 3 परिवार और तहसील रामनगर में 57 फैमिलीज, जिनको तात्कालिक रूप से किसी न किसी प्रकार की राहत सहायता दी गई है। बड़े क्लस्टर्स के रूप में जो लोग प्रभावित हुए हैं उसमें ओखा-ढूंगा में 25 से ज़्यादा फैमिलीज प्रभावित हुई हैं, वो नैनीताल तहसील में है। और हल्द्वानी और नैनीताल तहसील में जो कलसिया और रक्सिया से प्रभाव पड़ा है वो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां लोग प्रभावित हुए हैं। इनको जो और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।